ऐसा हो सकता है कि मुझे यूएस से एंटर करना पड़े। नियरेस्ट बॉर्डर कौन सा बताया था आपने? नायग्रा फॉल्स है, डेट्रॉइट है, सार्निया है, काफी सारे बॉर्डर। ये जो विंडसर करके विंडसर विंडसर बॉर्डर से जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली मैं यूएस एंटर करूंगा। बाकी मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस होगा आफ्टर यूरोप, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइव है और बीइंग अ सोलो ड्राइवर मेरे को ऐसी रोड्स पे सबसे ज्यादा इशू आने वाला है। बड़ा ही छोटा प्लेन है भाई, मेरी लाइफ का सबसे छोटा प्लेन होने वाला है ये, देख रहे हो भाई साहब मजा आएगा, बट इसमें टर्बुलेंस बहुत तगड़ा होगा। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, अगर मैं कनाडा लास्ट मंथ लेके आया होता गाड़ी तो मुझे विंटर टायर्स इंस्टॉल करवाने पड़ते थार में, बट अब यहाँ पर समर्स आ गई हैं, ना बर्फ बर्फ का कोई सीन नहीं है, इस वजह से मेरे को विंटर टायर्स नहीं लगवाने पड़े। आदत ही है ना कि हमेशा उस तरफ बैठ के चलाने की, तो ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी उधर उधर भाग रही है, मतलब उधर ज़्यादा साइड निकली हुई है गाड़ी की। ये देखो भाई, जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो ये है भाई कि गाड़ी हम लोगों की पहुँच चुकी है कनाडा। ऐसा मौसम भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा मौसम मिलेगा लिटरली, क्योंकि आने से पहले जब सोचा था ना तो मुझे लगा था कि थोड़ा ठंडा होगा कनाडा एज कम्पेयर टू यूके। शायद मैं आज बहुत गलत दिन जा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भैया? मतलब वैसे 2-4 दिन ठंडा नहीं है, बट किसी भी टाइम हो सकता है। आज ही ऐसा हुआ है कि इतनी जोर से गर्मी पड़ रही है, बट परसों ही आया, परसों भी मौसम ठंडा था, हाँ, कल भी, परसों। और आज जाना है जब, तो आज भाई ऐसा मौसम हो गया। चलो कोई नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन लंदन, यूके वाला लंदन नहीं, ओंटारियो वाला लंदन जो कि कनाडा में है। परसों आया था मैं और आज ही यहाँ से निकल रहा हूँ। रीज़न बीइंग गाड़ी आने वाली है भाई, परसों पहुँच जाएगी हैलिफैक्स, और उससे पहले मैं जा रहा हूँ माउंटेन, ठीक है। वहाँ पर एक कज़न है मेरा, तो उससे मिलूंगा और उसके बाद फिर हैलिफैक्स जाऊँगा। और मैंने ये सोचा कि गाड़ी लेने से पहले ना थोड़ा सा कंट्री साइड्स माउंटेन के ऊपर 1-2 जगह उसने बोला था चलने के लिए, ताकि जब गाड़ी आए तो सीधा मैं ड्राइव करके यहाँ पर आ जाऊँ। बट ठीक है, अभी यही है प्लान। बाकी भाई रेंज रोवर लास्ट में बैठा था यहाँ पे इस गाड़ी में जब हम लोग पेरिस में थे, पेरिस में मिले थे। अभी मैं बैठती हूँ, मेरे को एकदम से याद आया कि पेरिस में था, तब मैं बैठा था इस गाड़ी में, और भैया इसी गाड़ी से गए थे कनाडा टू इंडिया। हैलिफैक्स की फ्लाइट मेरी टोरंटो से नहीं है, वाटरलू करके एक एयरपोर्ट है वहाँ से है, जो कि लंदन सिटी से सिर्फ 81 नहीं, ज़्यादा था। हम लोग आ चुके हैं, हम कितना आ गए होंगे लगभग? हम आ गए अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर, 105 था घर से। अच्छा ओके, तो 105 किलोमीटर। और टोरंटो एयरपोर्ट कितना पड़ता है यहाँ से? 198, 200 पूरा। अच्छा, तो मतलब सही गया। एक्चुअली क्या था ना, कल मैं जब टिकट बुक कर रहा था, बाय द वे आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि जब मैं यूके से यहाँ की फ़्लाइट बुक कर रहा था ना, तो वो लगभग इंडियन रुपीज़ में मान लो 40,000-50,000 के आसपास थी, जो कि ठीक है, जस्टिफाई करता है वो रेट। बट मैंने इंटर कनाडा देखी, सिर्फ 2-2 घंटे की फ्लाइट 40-50 हज़ार की, और वो भी विदाउट कैबिन बैगेज। मतलब कैबिन बैगेज भी नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ एक पर्सनल बैग मिल रहा है जो आप अपने लेग स्पेस पे रख सकते हो। फिर मैंने ऐसे टिकट बुक करा था, मेरे को तुरंत दिखी एकदम 350 पाउंड ये कैनेडियन डॉलर की। मैंने तुरंत बुक कर दी बिना देखे, क्योंकि टोरंटो मैंने सर्च करते टाइम पे डाला था। फिर बाद में मैंने देखा वाटरलू करके कोई एयरपोर्ट था, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ से हो गई। फिर भैया से पूछा मैंने, तो भैया ने बताया कि वाटरलू बल्कि यहाँ से पास ही है। मतलब टोरंटो, अगर हम टोरंटो एयरपोर्ट जाते हैं लगभग 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, बट वाटरलू यहाँ से सिर्फ 1-1.25 घंटे की ड्राइव थी। मैंने कहा चलो सही हो गया, वरना तो कहीं और से हो गई होती तो हो जाता फिर काम। टाउन आते रहेंगे दोनों साइड में। अच्छा, बट ये सीधा हाईवे पे जो 401 था उसी पे मिल जाएगा। अच्छा, जोरा करके ना टाउन है ये छोटा सा। अच्छा, इनमें 2-2, 4-4, 5-5 हजार पॉपुलेशन है। अच्छा। ज्यादातर इनमें फार्म हाउस पे ही रहते हैं, तो ऐसे बड़े फार्म है, इनमें टंकियां बना रखी है इन्होंने। टंकियां किस चीज की? मतलब जो भी इसकी क्रॉप है वो स्टोर करने की। ओके। सो थोड़ा और बाहर जाओगे तो बड़े 2-2, 250 फीट ऊंची बना रखी है टंकी। अच्छा। और उन्हीं में सारा जो है ये स्टोर करेंगे, बाद में बड़े वाले ट्रक आके उनमें भर के और शिप करवा देते हैं जो अपने पोर्ट है उस पे। तो यहाँ माल फार्मिंग होती है मतलब अच्छी हाँ, ना? काफी ज्यादा। जैसे इधर गेहूं होता है और अपने ग्रेप्स के बड़े सारे वो हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, वाइनरी, वो काफी ज्यादा है इधर की साइड में। अच्छा। एंड गेहूं हो गया और मक्का हो गया, मक्का का भी काफी ज्यादा है। तो इसमें मतलब यहाँ के जो ये फार्मर्स हैं या फिर फार्म्स हैं, बेसिकली यहीं के ही होंगे या फिर इंडियन कम्युनिटी भी है यहाँ पे जो फार्मिंग कर रही है? इधर पे इंडियन नहीं है, अपने ज्यादातर जो पंजाबी है ना वो अपने हैं इधर सरी साइड में, और दूसरा है मॉन्ट्रियल में। मैंने देखे हैं काफी सारे फार्म हाउस अपने वाले। अच्छा। ब्रैम्पटन के साइड में भी एक अपनी जगह है, क्या बोलते हैं उसको, मिल्टन है शायद। अच्छा। उधर की साइड में काफी सारे अपने लोग हैं जिनके हैं फार्म हाउस। अदरवाइज आप चले जाओ वैंकूवर साइड में, आप जाओगे बीसी से पहले, सरी साइड में हो गया, डेल्टा साइड में हो गया, इससे बाहर सारे ही तो फार्म हाउस जो है
वो अपनी कम्युनिटी के, या तो पटेल मिलेंगे आपको या पंजाबी मिलेंगे अपने। अच्छा। एंड घर बना रखे हैं ऐसे, मतलब देखो तो सांस थम जाए ऐसे वाले। अच्छा। 100 200 एकड़ की प्रॉपर्टी, उनके बीच में घर बना रखे हैं बहुत हाँ। जबरदस्त वाले। फिर यहाँ पे फार्म हाउस के साइज भी बड़े बड़े हैं। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे एक दो अपने इधर की साइड में, ग्रैंड बैंड साइड में। एवरेज जो उनके फार्म हाउस है उनकी साइज है 1000-1200 एकड़। अच्छा जी। हाँ जमीन बहुत है यहाँ पे कनाडा में, जमीन बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब खाली लैंड भी बहुत ज़्यादा है। बाकी परसों जब मैं कनाडा आया था ना तो काफ़ी बातचीत करते आ गए थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने डिलीवर कर दी आप लोगों तक जो मैंने शूट किया था। काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। बाकी कल पूरा दिन हम लोगों का निकला था। एक तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करता क्योंकि टाइम डिफरेंस अब इंडिया से बढ़ चुका है। 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है और एडिटर को मेरे को सारी चीज़ें सुबह सुबह ही डिलीवर करनी पड़ती हैं। तो कल का पूरा दिन इसी चीज़ में निकल गया। बाकी उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, खासकर रूट प्लानिंग, क्योंकि कनाडा मैंने पहले मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था बट इतना मैंने इमेजिन नहीं किया था कि सीरियसली बहुत ज़्यादा खाली है। और बीइंग अ सोलो ट्रैवलर या बीइंग अ सोलो ड्राइवर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए अगर मैं बिना भैया से गाइडेंस लिए अगर ड्राइव करने निकल जाता तो सीधा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं। अब जो रूट प्लानिंग सारी की सारी कल हमने करी है तो उस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि मुझे यूएस से एंटर करना पड़े। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं मैं भी आपको एकदम श्योरिटी से बता रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि मैं कनाडा यहीं से ही एक नियरेस्ट बॉर्डर कौन सा बताया था आपने? नायग्रा फॉल्स है, डेट्रॉइट है, सार्निया है, काफी सारे बॉर्डर। ये जो विंडसर बॉर्डर से जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली मैं यूएस से एंटर करूँगा। नायग्रा फॉल्स उसके पहले जाऊँगा, मतलब 2-3 बार एंटर एग्जिट होती रहेगी ना, क्योंकि नायग्रा फॉल्स भी दोनों तरफ से देखना है तो उधर इधर से और फिर उधर भी यूएस से एंटर तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो यूएस होते हुए जाएगा आपका। ये कह रहा था मैं, वो स्टॉप साइन। अच्छा। सो नॉर्मल जो है वो भी ठीक है और ये आएंगे फिर ऑलवेज स्टॉप। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी गाड़ी पहले पहुंची स्टॉप साइन पे वो पहले रुकेगी और पहले वही जाएगी। ओके। सो इसमें सारे रुकेंगे चारों साइड के। अच्छा। तो इनका बस थोड़ा ध्यान रखना, ये मिस होने पे बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर ऑल वे है तो सारे ही रुक रहे हैं, बट मान लो सिर्फ हमारा स्टॉप साइन है तो मेन रोड पे जाने वाला पूरा 80-90 पे जा रहा है, वो नहीं रुकेगा। और ये चीज, हाँ ये चीज भी थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे ड्राइव करना, क्योंकि कनाडा मेरा फर्स्ट टाइम है। यूके और यूरोप में क्या होता था, मतलब वैसे वहाँ पे भी यही चीज है बट वहाँ पे जैसे ट्रैफिक लाइट्स मिल जाएंगी। अगर मैं बेसिकली एक पतली रोड से एक मेन हाईवे पे ज्वाइन कर रहा हूँ तो ट्रैफिक लाइट्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे स्टॉप साइंस है भाई, रुको देखो और वो स्टॉप मतलब स्टॉप ही रहेगा, ऐसा नहीं वो ग्रीन हो जाएगा। उसको आप देखो पहले लेफ्ट और राइट देख के, उसके बाद अपने रिस्क पे बाहर गाड़ी निकालो। अगर आपने गलती करी तो वो आपकी गलती है। इसमें एक और भी चीज है, जैसे अपने इंडिया साइड में जाते हैं लोगों को पता है कि हाँ दूसरे जो हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं कि हाँ तोड़ के आ रहा होगा कोई सिग्नल या मान लो नहीं फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पे लोगों को लगता है कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहा होगा तो चलते बिल्कुल अंधाधुंध। अगर मेरी ग्रीन है तो मैं बिल्कुल ही जैसे ब्लिंकर लगा के और बिल्कुल सीधा देख के चल रहा हूँ। राइट लेफ्ट से एक भी अगर कोई साइकिल गाड़ी कुछ भी आ गया स्टॉप साइन मिस करके, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एक्सीडेंट होगा। तो उसमें थोड़ा ज्यादा भाई सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये चीज ना मैंने भी फील की। जैसे अभी कल ड्राइव हम लोग गए थे सेंटर ऐसे कुछ खाने पीने, तो जैसे आप ड्राइव कर रहे थे तो जैसे आप इस वाली लेन में थे, सामने बेसिकली हम इस लेन में ड्राइव कर रहे हैं, वन वे है फॉर एन एग्जांपल, और इधर से कोई गाड़ी आ रही है ना, वो बिना देखे मुझे ऐसा लगता था ठोकी ना, तो मेरे को ऐसे यूं हो जा रहा था मैं एकदम कि आप लेफ्ट क्यों नहीं ले रहे हो, बट वो अपनी लेन में आगे सीधे सीधे चले जा रहे थे बिना एकदम स्लो किए गाड़ी। तो वही है कि सब शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। और हमारे में मतलब होता क्या, अब मैं ये चीज़ बोलूंगा तो बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, कभी कंपेयर मैं करता ही नहीं हूँ। बट एक्चुअल में ये चीज़ है भाई, आप बाहर आओगे ना तो आप ड्राइविंग में डिफरेंस देखोगे, और ये कभी भी रूल्स के ऊपर नहीं होता है, ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आप लोग जिस हिसाब से फॉलो करोगे उसी हिसाब से फिर आगे लोग देख के करेंगे, भाई वो कर रहा है चलो ठीक है, सब लोग शुरू कर दोगे वही चीज़ जो कि एक्चुअल में इंडिया में हो रहा है। ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है भाई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 साल हो गए मुझे रहते हुए, मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। रेस करते हुए मिल जाएंगे आपको, थोड़ा रफ चलाते हुए मिल जाएंगे, बट मैंने कभी फर्स्ट टाइम ये नोटिस नहीं किया कि बिल्कुल ही कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा हूँ, कभी नहीं देखा। चाहे कितनी भी जल्दी कितनी जल्दी क्यों ना हो, रात के 2 बजे आप जा रहे हो, यहाँ गाँव में भी जा रहे हो तो भी एवरी सिंगल रोड के ऊपर जो भी मेन रोड पे आ रहा है वहाँ पे आपको स्टॉप साइन मिलेगा। एंड रात को भी 3 बजे भी आप ट्रेवल कर रहे हो, कोई भीड़ नहीं है तो भी गाड़ी आपको खड़ी मिलेगी। मैंने ये नहीं देखा सिग्नल तोड़ता हुआ कोई भी, जैसे अपने कॉलेज के बच्चे होते हैं यहाँ पे भी वो हुड़दंग होता है वीकेंड पे, कार की खिड़कियों से बाहर निकल के और जो है हल्ला मचा रहे हैं, बट सिग्नल पे फिर भी वो आपको खड़ा मिल जाएगा। ट्रैफिक रूल्स एकदम प्रायोरिटाइज जैसे हमने कई बार हम भी जब मस्ती करते थे यहाँ पे, जैसे मान लो सिग्नल है बट राइट फ्री है, तो आपने सिग्नल तोड़ना है तो भी वो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, पहले राइट लेके और इधर वाले रोड से यू टर्न लेके और दोबारा राइट। अच्छा, सो टेक्निकली आपने नहीं तोड़ा, राइट फ्री है तो 2 बार राइट ले लिया बस। सही बात। बट ये नहीं करते कि हाँ बस सिंपल उठा के ना और तोड़ दिया। अब देखो कितना सिंपल सा रोड है फिर भी वहाँ पे स्टॉप साइन है वो सामने।
हाँ, क्योंकि वहाँ अब- पर आके कोई पतली रोड ज्वाइन कर रही है इस रोड को। अब हम चल रहे हैं 80 पे, उधर वाले का ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। अब ये 80 का रोड है अपने वाला। अच्छा। सो इसमें 2 दिन आप चलाओगे ना, फिर आपको वो पड़ जाएगी, अपना जो मसल मेमोरी है, तो नींद में भी हुए तो भी अपने आप रुक जाती है स्टॉप साइन। अच्छा। एंड गलती होती है, मेरा पहला यहाँ पे, मुझे दिवांशु इज वेरी गुड ड्राइवर, अगर मैं मुझसे कंपेयर करूँ तो मेरा ड्राइव टेस्ट क्लियर हुआ था 3 बार में, दिवांशु का हो गया पहली बार में। अच्छा जी। सो मेरे साथ हुआ क्या, सारा कुछ बढ़िया, शुरू में थोड़ा यूँ था, हाँ चला ही लेंगे, इंडिया से आए हैं, इतनी बुरी जगह चलाते हैं। मैं लेके उससे बाहर निकला ड्राइव टेस्ट से, पहला ही स्टॉप साइन था, वही मिस हो गया मेरे से। क्यों, मसल मेमोरी यही नहीं हमारी कि स्टॉप साइन नाम की भी कोई चीज होती है। जो था वो बंदा, वो बोला ठीक है मोड़ लो, हो गया वैसा आपका, जाओ जाके ना प्रैक्टिस करके आओ, दोबारा देने आना। फिर मैं 2 महीने बाद दोबारा गया, तब भी नहीं हुआ मेरा, तीसरी बार में जाके ना पार हुआ। सो थोड़ा सा है यहाँ पे स्ट्रिक्ट है ड्राइव का। बाकी यूँ है कि हाँ वैसे सेफ है, रोड बिल्कुल सेफ है, ये डर नहीं रहता कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा अनसेफ वाली बात है। बाकी अब मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस होगा आफ्टर यूरोप, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइव है, और बीइंग अ सोलो ड्राइवर मेरे को ऐसी रोड्स पे सबसे ज़्यादा इशू आने वाला है। अगर मतलब ऑब्वियसली गाड़ी तेज चलती है और अच्छा खासा डिस्टेंस होता है 2 गाड़ियों के बीच में, क्योंकि अगर आप सोलो ड्राइव कर रहे हो ना, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इंडिया में कि मतलब दिक्कत नहीं होती अगर आप, क्योंकि अभी ये वाली गाड़ी जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इसका स्टीयरिंग व्हील है, ओवरटेक इनको लेफ्ट से ही करना है, बट मेरा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर होगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से जब ओवरटेक करना होगा तो मुझे देखना पड़ेगा आगे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा लगेगा 1-2 दिन, बट हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि की है अच्छी खासी ड्राइव, चाहे वो चाइना हो, ईरान हो लास्ट ट्रिप में, टर्की हो या फिर यूरोप हो। यहाँ ये बड़ी हेल्प करेंगे आपकी, ये जो लेन्स है ना, हाँ। जैसे अभी अपनी सॉलिड है, उनकी डॉटेड है, हाँ। सो आप इधर से उधर नहीं जा सकते, हाँ, ओवरटेक हाँ। करने वो इधर आ सकते हाँ हैं। ये तो है। So, हाँ, ये तो, हर जगह सेम है। स्टिल जैसे अब मान लो सामने वो ट्रक चल रहा है, अब मैं हाँ। इतना क्लोज जाके उसके खड़ा हो जाऊं और सामने कोई गाड़ी है दिखेगी नहीं, अगर भले ही मेरे हाँ, इधर डॉटेड वो होगा। बड़ी मुसीबत है, ये हाँ, दैट्स भाई। ट्रू, ये बड़ी इसी मुसीबत है। ईरान में हमारा जो फर्स्ट डे एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ट्रिप में, वो इसी वजह से इसी हुआ वजह था। से। भाई अभी हम ऐसी बात कर रहे थे ओवर स्पीडिंग को लेके, और क्या रूल्स हैं, बेसिकली ट्रैफिक रूल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि अब भाई मुझे ड्राइव करनी है तो कुछ चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी इनिशियली। तो मुझे भी एक नई चीज़ पता चली, जो कि ये थी कि यहाँ पर सपोज अगर आप लोगों को टिकट मिलती है ओवर स्पीडिंग की, तो बाकी सारी कंट्रीज मतलब कनाडा में ही है जो चीज़ आपने बताई, वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बताइए। मतलब यूएस में भी सेम ही है, मतलब अदर देन कनाडा, यूएस, यूरोप और यूके में है ऐसा कुछ? उसका मुझे बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा है, मुझे लगता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने आपको पुलिसमैन ने आपको अगर ओवर स्पीडिंग की टिकट दे दी, तो वो मामला वहीं रफा दफा नहीं होगा अगर आप पे करके वहां से निकलना चाहते हो, तो वो टिकट आपकी इंश्योरेंस पे बाय द टाइम कभी भी जा सकती है, राइट? बिल्कुल। अब जब आप इंश्योरेंस रीन्यू कराओगे या फिर आपका क्या पता उसके पहले भी लेटर आ जाए और इंश्योरेंस आपका रीन्यू होने में बहुत इश्यूज आएंगे, और ऐसा हो सकता है मतलब प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। हो नहीं सकता, करना ही पड़ेगा, और वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो मना कर दें। गोली की स्पीड से आ रहा है बिना देखे हुए। पूरी जर्नी में भाई से छोटे छोटे टाउन मिल रहे हैं, हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना तो 44 किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस बचा है सिर्फ 33 मिनट्स। मतलब सोचो, लोग बोलते हैं कि हाईवे एक्सप्रेसवेज अच्छे हैं, बट ये रोड भी अगर आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है भी कि डबल लेन हाईवे पे 6 लेन 7 लेन 8 लेन पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, एकदम टाउन के बीच में से जा रहे हैं अपना बढ़िया 56-55 की स्पीड मेंटेन करते हो, उसके बावजूद भी कितना टाइम दिखा रहे हो। मेरे ख्याल में पूरा रास्ता ऐसे ही होगा। हाँ, ऐसा नहीं है ना हाईवे एक्सप्रेसवे आएगा नहीं, इस पे जाएंगे हम 401 पे चढ़ेंगे, बट फिर भी अभी हम आधे से ज्यादा तो आ ही चुके हैं ज्यादातर। हाँ ऐसा ही है, 50-60 किलोमीटर वाला। देखो भाई रोड्स कितनी बढ़िया हैं, इसीलिए ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, और यहाँ से वापस इंडिया जाके ड्राइव करता हूँ ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ सीरियसली, सिर्फ रोड्स देख के। रोड यूएस में और ज्यादा बढ़िया है। अच्छा जी। अगर आप देखो वैसे वैसे आपने तो ज्यादातर ड्राइव कर ही लिया ना, ऑल ओवर, बस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रह गया है। हाँ यूएस में तो बहुत ही जबरदस्त रोड्स, हाईवेज तो बिल्कुल ही सुपर गुड, सुपर गुड। वो भी एक्सपीरियंस करेंगे भाई इसी ट्रिप पे। भाई यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, हम लोग क्रूज कर रहे थे 115-120 क्योंकि सब लोग इस स्पीड पे चल रहे हैं, तो अचानक से अच्छा हाँ ये देखो पूछ रहा है आर पुलिस देयर, बट है नहीं यहाँ पे अभी जस्ट हमने सामने ही ओपीपी निकली है। अच्छा अगर हम कर दें नो, तो यहाँ पे तो उसमें से हटा दें। काफी लोगों ने किया होगा यहाँ पे, तो इस वजह से आ गया ना पुलिस अहेड। हाँ। सही भाई, मतलब अगर अभी उसी पे क्रूज कर रहे होते आप तो रोक लेते हो 100%। जैसे नॉर्मली यस, अगर 15 के आसपास का लीनियंसी है, अगर 100 और 115 जा रहे हो तो नहीं रोकते, बट हाँ 117 से ऊपर तो रोक ही लेते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ आ रहा है पुलिस अहेड ये बढ़िया चीज है, इंडिया में भी होना चाहिए भाई ये पुलिस अहेड। ये पहले वेज में था, फिर उसके बाद वेज यहाँ की लोकल नेविगेशन ऐप है। नहीं मतलब नॉर्थ अमेरिका में काफी चलती है, तो उसमें अच्छा। रिपोर्टिंग थी। अब इसमें भी इन्होंने दे दिया यहाँ से जाके ना रिपोर्ट,
अच्छा। और इसमें आता है पुलिस। ओके सबने डाल दिया पुलिस यहाँ पे, तो वो बाकी लोग report भी हो हेल्प गया। कर दो। बाकी उनको बता देंगे कि अच्छा। अभी पुलिस है यहाँ पे। सही है सही है। इस वाले हाईवे को फ्लाइट से भी मॉनिटर करते हैं ये। अच्छा। सो ओपीपी में मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि साल में 1000 घंटे हाँ फ्लाइट उड़ाते हैं इस वाले हाईवे के ऊपर। हाँ तो उसमें जो ये क्लॉक होती है टाइमर वाली, वो लेके बैठते हैं हाँ और रोड के ऊपर मार्कर लगा रखे हैं इन्होंने। हाँ। सो कितने सेकंड में कार यहाँ से वहां पहुंची, उसके जो सेकंड्स हैं उनको काउंट करके एंड देन दे। स्पीड गन से भी तो हो जाएगा। बट एरोप्लेन से कैसे होगा? अच्छा काफी हाँ ऊपर सही है ना। बात है, वो ऊपर तो से। फिर वो आगे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनको रिपोर्ट करते वो हैं, वो distance, बताते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हालांकि मुझे इसका एक्चुअल नहीं पता पूरा काम कैसे करता है, बट नॉर्मल जो प्रिंसिपल है हाँ। वो यही है। यहाँ भी आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, हम्म। स्पीड एनफोर्स्ड वाया फ्लाइट। मतलब वो वैसे ही काम करता है, A to B होता है। हाँ। तो A पे वो ऑब्जेक्ट है जिसको ट्रेस कर रहे हैं, B पे वो खुद है। बट अगर एरियल व्यू देखें तो A B दोनों उनको पॉइंट चाहिए, बिल्कुल जिसके सही। लिए उन्होंने पॉइंटर्स लगा रखे हैं। बाकी OPP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या थी? ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस। हाँ, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस। तो यहाँ पर 3 टाइप की पुलिस है भाई। टाइप एज इन की मतलब अगर सिटी बड़ी है तो सिटी की भी अपनी पुलिस है, उसके अलावा जो पूरा प्रोविंस है उसकी अपनी अलग एक पुलिस है, सेंट्रल पूरा कनाडा की एक अलग पुलिस काम करती है और आपस में इंटरफेयर करते हैं। मतलब यस, जैसे अपने लंदन पुलिस है, उसका जो रिस्ट्रिक्शन है लंदन, हाँ। बट वहाँ की रोड है, उन पे भी ओपीपी मिल जाती है अच्छा, आपको अच्छा, टिकट अच्छा। वगैरह देने को। ओके। और मतलब नॉर्मली डेडिकेटेड काम है कुछ ऐसा? नहीं पता मुझे इतना, तो आई बिलीव कि हाँ डिपार्टमेंट तो है ही इनके। लंदन पुलिस के अंडर आता है जो नॉर्मल लोकल इन्वेस्टिगेशन हो गया, उनके पास में स्वॉट टीम हो गई अपनी, और जो बाकी एनफोर्समेंट है वो। ओपीपी जो है वो प्रोविंशियल जो हाईवेज है उनको मॉनिटर करती है। अच्छा। और बाकी जो भी छोटे टाउन है जिनमें की अपनी पुलिस नहीं है, उनमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी यही करता है। ओके ओके। और फिर आरसीएमपी हो गई अपनी नेशनल पुलिस, उसकी फुल फॉर्म RCMP। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। ओके। तो ये वो है अपनी फेडरल पुलिस। अच्छा। सो बाकी जिन प्रोविंसेस में खुद की प्रोविंशियल पुलिस नहीं है, वहाँ पे ये काम करती है आरसीएमपी। नॉर्मली वैसे आरसीएमपी की अपनी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। जब बताते हैं कनाडा बसाया था इन्होंने, जब आए थे कॉलोनाइजेशन करने, तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे, यहाँ वाले जो इंडियंस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये पुलिस बनाई थी। अच्छा। तो इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा RCMP। अच्छा जी। तो बताते हैं इनके स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए कि फॉरेन क्राउड को नहीं, वो इंडियंस जो यहाँ वाले इंडियंस, अच्छा, जो नेटिव इंडियंस बोलते हैं जिनको, उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। सो बताते हैं इनके हाथ जो है वो बहुत ज्यादा खून से रंगे हुए हैं। अच्छा जी। यस, मतलब बहुत ज्यादा वो है। जब मेरा वो सिटीजनशिप का एग्जाम था तो उसके टाइम पे मैं पढ़ रहा था, तो हाँ काफी कंट्रोवर्शियल है इनका कि बच्चे उठा के जो वो स्कूल्स हैं उनमें डाल दिए गए थे, जो इनके वो होते हैं क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स, बाल सुधार गृह। हाँ नहीं, मतलब जैसे जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था तो नेटिव जो है उनके कल्चर को दबाने के लिए इन्होंने इनके बच्चों का मैंडेटरी कर दिया था कि वो अपने जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें जाएंगे। अच्छा। बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं जिसे अपनी लैंग्वेज में। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कि अगर छोटे मोटे कोई भी रिवोल्ट हो रहा था कहीं पे, ऐसी कुछ भी हो रहा था, तो उसको सप्रेस करने को इन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल जो एक्शंस वो लिए। सो अगर आप आरसीएमपी उठा के पढ़ो तो वहीं से शुरू होता है। अच्छा। कि नेटिव्स को दबाने के लिए इन्होंने शुरू किया था इसको बना के। फाइनली आफ्टर 1.5 hours ऑफ ड्राइव हम पहुंच चुके हैं भाई वाटरलू एयरपोर्ट। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच ड्रॉप करने के लिए, और मिलता हूँ वापस आके। इस बार आपको रिसीव करने नहीं आना पड़ेगा। नहीं, टोरंटो ही मिलते हैं जब आओगे। अच्छा हाँ, टोरंटो में मिलेंगे, फिर क्योंकि साथ मुझे में ड्राइव अगले- करके चल लेंगे, क्योंकि गाड़ी का भी कुछ जो डिसाइड किया है वो तो लंदन में ही होगा ना। वो यहीं पे बनेगा। हाँ चलो फिर सही है, थैंक यू सो मच भैया। नो बाकी प्रॉब्लम जी, मिलते हैं। निकलते हैं भाई यहाँ से, फ्लाइट है हम लोगों की, और अपना पहुँचते हैं यहाँ से हेलीफैक्स से फिर माउंटेन। जैसा भी होगा जर्नी दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। बाकी भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। बाकी एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है यार, देख रहे हो, ऐसा लग भी नहीं रहा कि एयरपोर्ट है, ऐसा लग रहा है बस स्टैंड है। इनफैक्ट दिल्ली का जो ISBT है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा ही होगा, और ना ही मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। और एयरलाइन भी हमारी बहुत छोटी सी है, फ्लेयर एयरलाइंस। पहले मुझे लग रहा था एयर कनाडा, क्योंकि एयर कनाडा जब मैं बुक कर रहा था ना तो एक दूसरी मतलब टिकट थी, वो एयर कनाडा थी। कुछ दिन पहले मुझे लगा एयर कनाडा ही होगी, बट अभी आगे चेक किया मैंने तो फ्लेयर एयरलाइंस है। साथ ही साथ फ्लेयर एयरलाइंस में ना मेरे को सिर्फ एक कैबिन बैगेज मिला है, वो भी मिला नहीं है, मैंने उसको परचेज़ किया 90 कैनेडियन डॉलर्स में।
ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ये पर्सनल आइटम मिल रहा था। और यहाँ पर ये भी जो स्लिंग बैग है ना, इसको भी पर्सनल आइटम में ये लोग काउंट करते हैं, तो ये मुझे पिट्ठू बैग में डालना पड़ेगा और फिर ये कैबिन बैगेज हो जाएगा और अपना एक ये वाला पर्सनल आइटम हो जाएगा। हो गया है भाई चेक इन वगैरह सब कुछ, और आ गया हूँ मैं वेटिंग एरिया में। यहाँ पर मैंने खाने के लिए लिया है भाई वेज समोसा, जो कि मुझे पड़ा है 6 कैनेडियन डॉलर्स का, साथ में कोक। ठीक है, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो यही खा लेते हैं। बाकी यार यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा अलग लगा यार, मतलब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे गया हूँ, ठीक है, बट इसका एयरपोर्ट का जो एक्सपीरियंस था वो टोटली डिफरेंट था भाई, सीरियसली। मतलब इनका जो बैगेज का सीन था ना, वो भी इन्होंने ऐसे केस बना रखे थे कि पर्सनल आइटम उसमें डाल के भी देखो कि उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस में जो कैबिन बैगेज है वो भी डाल के देखो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो चलो लकीली हो रहा था मेरा दोनों। उसके अलावा चेक इन के इन्होंने मेरे से 3,000 रुपये लिए, सॉरी 39 कैनेडियन डॉलर्स लिए, जो कि आपका हो जाता है लगभग 2,500 रुपये के आसपास। मुझे समझ नहीं आएगी। उन्होंने पूछा आपने वेब चेक इन किया, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने बोला कि आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे चेक इन करने के लिए, और वो भी बोर्डिंग पास इन्होंने मुझे फिजिकल नहीं दिया, इन्होंने मेरे को ईमेल आईडी पे दिया है। तो बड़ा स्ट्रेंज लगा मेरे को ये, बट कुछ ऑप्शन नहीं था। मैंने उनसे पूछा मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ। मैं चलो ठीक है भाई, अब कुछ कर भी नहीं सकते, ऑप्शन नहीं था। बट फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि वेब चेक इन बिना किए जाओ, तो ऐसा बोल रहा हूँ। प्लस में ऐसा कुछ नहीं, वैसे तो फ्लेयर एयरलाइंस बहुत छोटी एयरलाइंस है, ठीक है, बट बहुत छोटी एज इनकी यहाँ लोकली चलती है, ऐसा बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। बट फिर भी यार अगर मैं 35,000 की टिकट बुक कर रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे फ्लाइट की, जिसमें बैगेज भी नहीं दे रहे हो, तो बोर्डिंग पास के 2,500 रुपये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। बट ठीक है चलो, ये फ्लाइट अभी अभी आई है सामने, मुझे लग रहा है यही जाएगी। अभी तो पैसेंजर सारे उतर ही रहे हैं इस पर से, और मुझे लग रहा है यही अभी फटाफट क्लीन करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स रह रहे हैं हमारी फ्लाइट में। बट ये हमेशा एक्स्ट्रा टाइम ही लेके चलते हैं। बाकी एयरपोर्ट देखो भाई कितना छोटा है, ये देखो वहाँ से शुरू है, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है भाई। बोर्डिंग हुई है भाई स्टार्ट, सब लोगों ने लाइन लगा ली है। और जब भी जोन अनाउंस हो रहा था, और मैंने देखा भाई मेरे में तो एक्सप्रेस जोन लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ही नहीं, एक्सप्रेस है। पता नहीं क्यों, मतलब क्यों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं एक्सप्रेस लेन में जाऊँ, शायद इस वजह से कि मैंने इतनी महंगी टिकट बुक की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इन लोगों ने इतनी महंगी की होगी, पता नहीं यार। ये देखो भाई सामने लाइन लगी हुई है, बट अपन को जाना है एक्सप्रेस से। चलो जी, बड़ा ही छोटा प्लेन है भाई, मेरी लाइफ का सबसे छोटा प्लेन होने वाला है ये, देख रहे हो। भाई साहब मज़ा आएगा, बट इसमें टर्बुलेंस बहुत तगड़ा होगा, डर भी लगेगा, मज़ा आएगा। मतलब चलो देखते हैं भाई, लेट्स गो। कितना छोटा एयरपोर्ट है देखो भाई, यहीं से ही रनवे स्टार्टर, यहीं पे छोटे छोटे जो वो होते हैं ना, जेट तो नहीं बोलेंगे इसको, छोटे छोटे जो चार्टर से होते हैं ना, ये देखो टेक ऑफ कर रहे हैं। इधर भी खड़े हुए हैं देखो, नाइस भाई। वेलकम टू हेलीफैक्स। हेलीफैक्स पहुंच गए हैं भाई। मौसम बहुत ख़राब है, फ़्लाइट लैंड हुई, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि बादल में ही है, बट धुंध थी भाई। बट ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब चेक इन के लिए बैग ना दिया हो, कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई, जो मैं बात कर रहा था, सामने से एग्जिट ली, ना ही मुझे कोई बैग लेना, और ये सामने आ गए भाई रोड। बढ़िया भाई, चलो यहाँ पर वेट कर रहा है निशांत अपना, एक बार उसको पहले गेट नंबर बताऊँ जाके बाहर। बाकी निशांत भाई नवीन का ब्रदर है छोटा, तो वो यहीं पर रहता है, हेलीफैक्स नहीं रहता, वो मॉन्कटन रहता है, तो वो रिसीव करने आ रहा है। और नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में उसी के पास स्टे करने वाला हूँ, ठीक है। मैं भी वहाँ पे भी रह सकता था वैसे, बट यहाँ पे भी ऑप्शन था, और ये हेलीफैक्स के बहुत पास है, सिर्फ 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। तो आई थॉट कि यहाँ पर रहना ज़्यादा सही है, गाड़ी के जितना नज़दीक रहूँगा, और जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है गाड़ी की, वैसे ही मैं फटाफट आ सकता हूँ यहाँ पर, और फिर अपनी गाड़ी रिसीव कर सकता हूँ। वरना टोरंटो से या फिर लंदन से, जो कि ओंटारियो में पड़ता है, वहाँ से फ़्लाइट बुक करो और फिर आओ। लगभग 2,000 किलोमीटर की ड्राइव है, 2,000 तो नहीं, 1700-1800 किलोमीटर की होगी, बट फिर भी वहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है कि फ़्लाइट मिले ना मिले, कितने की मिले। यहाँ पर ये 2 घंटे की ड्राइव है, फटाक से आ जाओ, अपनी गाड़ी क्लेम करके रोड ट्रिप शुरू करो फटाफट। चलो जी, निकल गए हैं भाई हेलीफैक्स से। यहाँ से हम लोग को जाना है 267 किलोमीटर्स। कहाँ जा रहे हैं भाई? मिल लो भाई, निशांत है ये। हेलो भाई, हाय बोल दे। ठीक है, बाकी क्या, हाँ नोवा स्कॉशिया में ही जाना है हमें भी? अभी नई न्यू ब्रंसविक निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, तेरा न्यू ब्रंसविक में पड़ता है वो?
माउंटन, हाँ भाई माउंटन जा रहे हैं फिलहाल। बाकी परसों गाड़ी जो आ रही है वो हेलीफैक्स ही आ रही है, तो वापस से हेलीफैक्स आना पड़ेगा। बट परसों शिप पहुंच रहा है यहाँ पर, उसके बाद 2 दिन का कट ऑफ टाइम है जैसा कि मैंने बताया। 2 दिन बाद जब गाड़ी ऑफलोड हो जाएगी शिप से, उसके बाद उन लोगों का मेल आएगा कि आप आ सकते हो। उसके बाद प्रोसेस देखते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली उसमें मेंशन था, जो मेरे को रिसीट आई थी, कि 102 दिन लगेंगे उनकी कस्टम क्लियरेंस में। और मैं अपना पर्सनली भी कर सकता हूँ अगर किस्मत रही, अगर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुई, जो कि राहुल भैया ने मुझे बताया अगर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती तो हो जाता है जल्दी, इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ऐसे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही होंगी, खासकर एशियन गाड़ियाँ, ठीक है। तो अलग थोड़ा ट्रीटमेंट मिल सकता है। बाकी देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूँगा आपके साथ। कनाडा का हमारा पहला टोल भाई, थार में नहीं बट कैनेडियन गाड़ी से ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं कैसे रहता है सिस्टम। थैंक यू। क्या रहता है सिस्टम है टोल का, मतलब स्पेसिफिक ये पूरे उसका एक्सप्रेसवे का है कि अपना बताना पड़ता है कि यहाँ तक जाना है? नहीं पूरा एक्सप्रेसवे का। कितना है? $4। वो कितना लंबा डिस्टेंस है इसका? होगा न्यू ब्रंसविक तक है, मतलब 300 के आसपास, 300 किलोमीटर। अच्छा, $4 कैनेडियन डॉलर ना, 4 कैनेडियन डॉलर, हाँ, 300 थोड़ी बचा है बट अब न्यू ब्रंसविक नहीं 280 तो पड़ ही जाता है ना। अच्छा 280 के आसपास पड़ जाता है। तो ठीक है, इतना महंगा नहीं है ना, सही है, सही है भाई। बाकी अभी मैं बात कर रहा था वही, मतलब यहाँ पे टोल वगैरह का सिस्टम होता है, तो भाई बता रहे हैं कि टोल एज सच है नहीं कनाडा में, और विद टोल भी रोड्स हैं, विदाउट टोल भी रोड्स हैं। बाकी अभी मेरे को थोड़ी सी और रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर जैसे मैं यूएसए से होता हुआ जाता हूँ ओंटारियो के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हाईवेज आने वाले हैं, तो वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कौन सा रूट चूज़ करना है। साथ साथ मुझे यूएसए का भी देखना पड़ेगा, और मेरा जो स्टीयरिंग व्हील होगा वो यहाँ पर होगा भाई, हमेशा मुझे उतर उतर के उस साइड जाके फिर अपना टोल लेना पड़ेगा, जैसा यूरोप में होता था या फिर चाइना में होता था। The next day. भाई किस्मत इतनी अच्छी है मेरी, यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से बरसात का मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और निशान ने आज छुट्टी ले ली थी अपने ऑफिस से, क्योंकि मुझे भी 2-4 काम थे, और फिर हमने कहा जल्द साथ में चल लेंगे। बाकी इसका फ्रेंड है वो आया हुआ है, इसके साथ ही अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं बेस्ट बाय, क्योंकि बेस्ट बाय से मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है। चार्जर भूल गया था भाई मैं, अच्छा आगे आ जाऊँ। एक्चुअली क्या था ना कि यूके में जब मेरी फ़्लाइट थी, बस में मैं बैठा और अपना लैपटॉप का चार्जर, फ़ोन का चार्जर सब भूल गया भाई, एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ, प्लस में मेरी ट्राउज़र्स वगैरह कुछ भी नहीं ले गया मैं इस बार इंडिया से, मैंने आपको बताया था। तो मैंने यही सोचा था यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ से ले लूँगा। तो निकल रहे हैं भाई यहाँ से बेस्ट बाय के बाद विनर्स करके है कोई यहाँ का ब्रांड, वहाँ चल के 2-3 चीज़ें लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत घूमेंगे भाई, मौसम काफ़ी अच्छा है आज, सामने देख रहे हो, बढ़िया। बाकी यहाँ पर घर के सामने जितना भी आर्किटेक्चर देखोगे ना, ऐसा सिंगल स्टोरी घर बने हुए हैं। तेरी कंपनी भी तो ये मूवेबल हाउसेस बनाती है ना? ये पोर्टेबल वाले हैं? नहीं ये तो ग्राउंडेड है। अच्छा, वो जो ट्रक के ऊपर ऐसे रख के ऐसे से एक दो जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो वाले मैंने देखे थे 1-2 जगह ट्रक। प्रोजेक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के पास सारे। अच्छा, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गए, लो इनकम हाउसिंग, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो सब इन्हीं के पास है। बिल्डिंग्स भी बनाती हैं। अच्छा। उसके बाद ये मोड हाउसेस, ऐसे घर भी बनाती हैं। अच्छा, मतलब हर टाइप क्या कहते हैं इसे, कौन से हाउसेस? ये मॉडर्न हाउसेस। अच्छा, मॉडर्न हाउसेस, ओके। बट यहाँ सारे सिंगल स्टोरी हैं ना? नहीं, डबल भी होते हैं, जैसे बेसमेंट है नीचे, फिर बीच अच्छा, बेसमेंट का कल्चर बहुत है, ये भी देखा है मैंने। तुम्हारे वाले में भी है ना बेसमेंट? हाँ, बेसमेंट में मोस्टली यही है, और वाटर टैंक हो गए, पाइपलाइन लगी होती है, तो रहता नहीं है कोई? नहीं, फिनिश हो जाते हैं। अच्छा, सही है भाई। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग हैं माउंटन में ही, एक छोटा सा टाउन पड़ता है रिवर व्यू ना? हाँ, रिवर व्यू में है भाई हम लोग, और अभी हम लोग फ़िलहाल माउंटन मेन सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पर है बेस्ट बाय। बाकी भाई से मिल लो यार, मैंने नाम तुम्हारा कल से नहीं पूछा। आदिश, अच्छा हाँ, आदि बोल रहा था ना, ये है भाई आदिश, ये निशान के साथ यहीं पर ये रिवर व्यू में। आदि बोल रहा था ना तू? अच्छा हाँ, इन्होंने भी यहाँ पे इतने निकनेम रखे हुए हैं भाई, एक ये एक वो। मैंने कहा भाई जब मिलवाता रहेगा ना बताता रहिए उनके निकनेम कौन क्या था। बाकी भाई ये गाड़ी है Volkswagen की, कौन सी है भाई ये? जेटा। ये इंडिया में नहीं आती ना? इंडिया में पहले थी जेटा। अच्छा, यही Volkswagen जेटा? वोल्क्सवैगन जेटा, हाँ, इंडिया में थी मेरे ख्याल 2020। अच्छा, 1920 में हुई है इसकी शायद, इसका नहीं होता था। क्या प्राइस रेंज में यहाँ पर है? तूने सेकंड हैंड लिया फिर ये नहीं होती? यार मैंने ली तो सेकंड हैंड है, हाँ, बट पर थी वो न्यू कंडीशन कंडीशन में थी। हाँ, उसे बाहर से देखा मैंने, एकदम ब्रांड न्यू। कितने की पड़ी यहाँ पे?
33 Canadian, 30,000 Canadian. 33,000 कैनेडियन, तो इंडियन रुपीस हो गया ये लगभग 25 लाख। नहीं 20 के आसपास। 20 के आसपास। बाकी टैक्स 20 वैक्स के आसपास। इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाता तो ऑलमोस्ट मेरे को 50 की पड़ी गाड़ी ओवरऑल। तो मतलब 30 लाख के आसपास ना, 35 एग्जैक्ट 35, क्योंकि 70 के आसपास अगर कैलकुलेशन बिठाया जाए इस टाइम पे कैनेडियन डॉलर जो चल रहा है इंडियन रुपीस के हिसाब से, वो एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू 68 रुपीस टू बी एग्जैक्ट। और बाकी अगर अपना ट्रांजैक्शन चार्ज और कन्वर्जन चार्ज वगैरह सारी चीज़ें मिला के तो 70 रुपये से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अब कनाडा में मैं लगभग 1 महीना रहने वाला हूँ, कोई भी प्राइस कुछ भी बताता हूँ भाई, कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। टू बी एग्जैक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना 68 से या 70 से कर लेना राउंड ऑफ करके, तो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत प्राइस क्या है। बाकी इंडिया में कितने की थी जब आ रही थी ये? यार मेरे को तो भी याद नहीं है, आई थिंक 20-25 से स्टार्टिंग थी। बट मेरे बाहर से तो वर्टस जैसी लग रही है। वर्टस सेगमेंट की है ना? वर्टस ही है। अच्छा। ये वर्टस और ये क्योंकि मैंने चलाई थी, अभी गया था ना मैं। अच्छा। डिट्टो वही है। बाकी गाड़ियों का प्राइस है यहाँ पे सही सस्ते हैं? ठीक है, सस्ते ही ज़्यादा महंगे। क्योंकि यूके में भाई साहब, यूके में सेकंड हैंड गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव हैं। यूके में अफोर्ड करना नहीं यूके में, बट ये है कि अगर जैसे नई गाड़ियाँ लेते हैं ना, जितनी ज्यादा जैसे ये गाड़ी अगर तू यूके में लेता तो बहुत कम डेप्रिशिएट होती है वैल्यू। मतलब वहाँ पर क्या है कि अगर आप 2020 से पहले के मॉडल जितने भी लोगे वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, बट ऐसे 2022, 23, 25 के लोगे तो वो होता है बहुत एक्सपेंसिव, नए के बराबर ही रेट पड़ जाता है। देखना भाई, वैसे देखने को जल्दी मिलता नहीं है। और कनाडा के इतने ऑफ टाउन में, मतलब अभी फिलहाल मैं मॉन्गटन में और यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है। किस चीज़ का जाम है? पीक आवर्स है बस 5 के 4:30-5 बजे तक। और ये आधे पौने घंटे का रहता होगा बस, है ना? मैं रोज इधर ही बैठा रहता हूँ। इधर ही से आता है ये। आगे पीछे तेरा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? 60-65 के आसपास पड़ता है। अच्छा। घर से भाई देख लो, ये 20 मिनट का रहता है, 20-25 मिनट का बस बस। खींच के लाता होगा। लेकिन हाँ, जो गाड़ी खींच के लेके आओ तो तुम इसे मतलब 4-5 मिनट पहले आ जाओ तो ये पहले निकल जाओगे। 4-5 मिनट लेट हुए बस फंस जाओगे। बाकी भाई लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग व्हील मैंने अभी तक एक बार भी नहीं चलाई। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा चला के देखूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट तो है ही, मैं चला सकता हूँ लीगली, मेरे को कोई पुलिस वाला रोकेगा तो ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है? ऑलरेडी मैं चला भी चुका हूँ, बट अभी तक मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टीयरिंग व्हील वाली कभी नहीं चलाई। तो अभी थोड़ी सी ट्राई करके देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने एक बार चलाई थी लास्ट ट्रिप पे, थोड़ी सी चलाई थी, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर, तो ऐसा लग रहा था गाड़ी राइट में भाग रही है। मतलब क्योंकि आदत हमें यहाँ पर है ना ऐसे करके चलाने की, तो वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा अजीब लगता है, बट 1-2 किलोमीटर में ठीक हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ देखते हैं ट्राई करके कैसा रहता है। हाईवे चलाने की नहीं भाई हाईवे भी चलानी, वो थोड़ा गलियों में चला के देखूंगा एक बार, अगर सही रहता तो फिर हाईवे पे भी चलाएंगे आगे कभी। पहुंच गए हैं भाई बेस्ट बाय, चलते हैं अंदर। सबसे पहले मुझे चार्जर, केबल्स, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें लेनी है, और देखता हूँ अगर मुझे ड्रोन समझ में आता है ना तो आज मैं ड्रोन भी ले ही लूँगा। यूके में ले लेना चाहिए था यार, मैं सोचा था यूके में ले लूँ। यूके में बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा था सीरियसली, वहाँ पर ब्लैक फ्राइडे सेल करके कुछ था नहीं, ईस्टर सेल चल रही थी, ठीक है? और लगभग जो ऑनलाइन प्राइसेस इंडिया में मिल रहे हैं उससे हाफ से भी कम में मिल रहा था, बट मेरा इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी लेने की, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट यहाँ पर देखते हैं क्या प्राइसेस है, क्योंकि मन हो रहा है मेरा लेने का ड्रोन। ओके सो हाउ मच, सो इज देयर एनी ऑफर व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ? ये रहा भाई, Walmart combo is on sale right now for $550. $550। It's regular $730 or $785. ओके $235 off right now. ओके, विद फ्लाइमो कॉम्बो, Yes. DJI Mini 3, right? Yep. And then just the drone and remote is $416, and it's regular like almost. Okay, no, with Flymo combo, how much you said? 525. 550. 550 and then you have 15 taxes like that, right? Yeah. 15% tax is there. Okay, so it would be 15%. $632.60. Okay, 632.60. 42. 68 ना? नहीं 67, 68 I think. 68 है, तो 43,000 का इंडियन रुपीज़ में 43,000। यार ये तो वही रेट पड़ गया जो यूके में पड़ रहा था, है ना? नहीं भाई, नहीं मिलेगा सस्ता, क्योंकि जब मैंने ये प्राइस यूके में देखा था ना तो वहाँ 40,000 में मिल रहा था, और यहाँ पर ये 60-65 का था। आज के लिए डिस्काउंट है बोलते रही, अभी ऑफर चल रहा है इस पे, यूएस में नहीं मिलेगा इतना सस्ता। देखिए एक बार यूएस वाली वेबसाइट पे डाल के। सिंपल एक चीज बता दूं, अगर तू अल्बर्टा जा रहा है वहां पे टैक्स 5% है। अल्बर्टा में भी नहीं, अगर मैं एक है कौन सा स्टेट है वो, 3 स्टेट है यूएसए में, टैक्स फ्री है, 5% भी नहीं है।
नहीं मैं यहाँ पे जाता हूँ कनाडा में, अच्छा। अल्बर्टा में। अगर तू अल्बर्टा आगे जाएगा हाँ। BC अल्बर्टा के पास, हाँ। तो वहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स। यार बट नाइग्रा फॉल्स इन सब पे मेरे को शॉट्स लेने हैं, तो बस फिर वो तो हुआ ना। भाई 43,000 में ठीक है मेरे हिसाब से, बुरा नहीं है ना। ब्रो सिंपल ही था, अगर ऑनलाइन एक बार चेक कर ले सेम प्राइस मिल रहा है, अल्बर्टा में ऑर्डर कर ले। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ना नाइग्रा फॉल्स और यहाँ से शॉट्स लेने हैं ना, अच्छा वो देखना मेन। चलो देखता हूँ यार एक बार, थोड़ी सी मैं एक बार कंपेयर करता हूँ प्राइजेस, ले ही लूँगा फिर आज जहाँ तक है। बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है भाई कि मैं DJI Mini 3 ही ले लेता हूँ। वैसे मैं DJI Mini 3 Pro ढूंढ रहा था बट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, और Mini 3 Pro जो जा रहा है ना वो लगभग इसका डबल प्राइस का जा रहा है। ये इंडियन रुपीज़ अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो लगभग मुझे पड़ रहा है 43,000 का, एक्चुअल में ये 70,000 का, बट अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है इंक्लूडेड जो इनका टैक्स है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रो है वो सीधा 85,000 का जा रहा है, तो इतना कुछ फ़र्क है नहीं। प्रो में थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस है, बट भाई 3 भी बहुत अच्छा है, 4K और 1080p भी बहुत अच्छी शूट हो जाती है इसमें। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि लेके ये वाला अपना ख़त्म करते हैं, क्योंकि US में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा प्राइस का, बट USA में मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं थोड़ा पैसा तो वहाँ पर बचा लूँगा, बट जो शॉर्ट्स आने हैं ना मेरे कनाडा के भाई साहब, नाइग्रा फॉल्स और इन सब के, जो एक्चुअल में मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना यहीं पर लेके ख़त्म किया जाए, इतना झंझट ना मारूंगा, 5-7 हज़ार रुपये बचा के क्या ही हो जाएगा। भाई सेम प्राइस पे ना मेरे को वॉलमार्ट पे भी मिल रहा है, और वॉलमार्ट पे हम लोगों को एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जो प्राइस यहाँ पर कहाँ गया, जो प्राइस यहाँ पर है ना 549 भी नहीं है, आई थिंक ये इन्होंने ज़्यादा बताया था मेरे को, 559 बताया था। ज़्यादा क्या मतलब $10 का ही फ़र्क है। सेम प्राइस वॉलमार्ट में मिल रहा है, और वॉलमार्ट में इसकी कोई फ्रेंड है तो वो वहाँ से ऑनलाइन अगर ऑर्डर करके करा जाए तो लगभग 10%, 12-15%, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, एम्प्लॉय डिस्काउंट। मैंने कहा भाई मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, मुझे कौन सा यहाँ ड्रोन शॉट्स लेने हैं, बढ़िया अपना शूट करना है। मैंने आगे जाके जब मैं लंदन से आगे जाऊँगा तो उसी टाइम पे फिर वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करवा रहा हूँ ड्रोन आज ही, और 4-5 दिन के बाद की डिलीवरी है, वो हो जाएगा। बाकी तब तक मैं केबल और वो सब ले लेता हूँ जो मुझे अडाप्टर वगैरह चाहिए। ये रहा भाई अपना अडाप्टर, और उसके साथ 2 वायर्स, 1-1 मीटर की मैंने ली है, एक C to लाइटनिंग, एक ली है लाइटनिंग टू लाइटनिंग, एक लिया अडाप्टर 70 पावर वाट्स का। इससे छोटे भी थे बट वो कह रहे सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा प्राइस की बात करूँ तो 35 कैनेडियन डॉलर्स की मैंने ये वायर ली है, नहीं ये 2 मीटर वाली है, सॉरी मैंने 1 मीटर वाली ली है, 25 कैनेडियन डॉलर्स। उसके अलावा जो मेरे को अडाप्टर पड़ा है वो है 79 कैनेडियन डॉलर्स। दोनों वायर्स जो हैं वो लगभग सेम प्राइस के हैं, लगभग क्या टू बी एग्जैक्ट सेम प्राइस की। यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा ये रहा, एक ये और एक ये अडाप्टर। चलो यार इसकी बिलिंग कराते हैं और चलते हैं। सामने बेस्ट बाय था भाई, उसी के जस्ट सामने यहाँ पर है विनर्स, यहाँ से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह लेते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने टाइम बचा रखा था, उसके बाद कल निकल जाएंगे भाई हम लोग हेलीफैक्स। अब अगर मेरे को आज मेल आता, बाद में अपडेट नहीं दिया मैंने आपको, तो यार गाड़ी ना मेरी कल ही आ जानी चाहिए थी, जो मेरे को ऑन डॉक्यूमेंट डेट मिली थी, बट फिर उनका मेल आया था कल की आ जाएगी, और आज मेल आया इट इज़ ड्यू टू अराइव, ठीक है। और बाकी उन्होंने मुझे बिल ऑफ लेडिंग जो BOL होता है, उसके अलावा जो इनवॉइस होती है, इंस्ट्रक्शंस जो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करनी है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी उन्होंने मुझे मेल कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे बोला है कि वहाँ पर जो कस्टम क्लियरेंस है वो मुझे खुद करवानी पड़ेगी, और वहाँ पर हेलीफैक्स पे यही रूल है, खुद करा दे, वहाँ पे कोई एजेंट नहीं बैठा होता, जिसकी रीज़न की वजह से भाई हम खुद ही करा लेंगे। बट उससे पहले ये सीन है कि यार हमने सोचा क्यों ना घूम भी लिया जाए, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ पर, ठीक है, अपना माउंटेन में फ्लैट पे बैठे बैठे, तो इसलिए हमने सोचा कि कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अगर कल ऐसा होता है कि हेलीफैक्स में मेरे को आ जाता है कि ठीक है आप कलेक्ट कर सकते हो, तो सीधा जाके हेलीफैक्स से पहले गाड़ी लेंगे, नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूँगा, अपना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके फिर हेलीफैक्स जाऊँगा, ठीक है, ताकि गाड़ी लेके फिर निकल जाऊँ, क्योंकि डेज़ अब ना निकलते जा रहे हैं गाड़ी के बिना। और ऐसा नहीं है कि डेज़ निकलते जा रहे हैं मतलब बोर हो रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि जो एक फिक्स आइटनरी मैंने बनाई थी ना 1-1.25 महीने के आसपास कनाडा की, उसमें से दिन कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो चलो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, गाड़ी तो आती रहेगी फिर अपनी 1-2 दिन में। बढ़िया शॉपिंग हो रही है भाई आज। बेस्ट बाय गए, फिर वॉलमार्ट गए, फिर एक और जगह थी मुझे नाम नहीं पता, वहाँ गए। बाकी यहाँ पर गाड़ी लगा दी और आ गए हैं हम लोग अर्बन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ लंबा सामान लेना है। मैंने कहा चलो चलते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लेके उसके बाद वापस चल रहे हैं हम लोग फ्लैट पे। हो गई है भाई शॉपिंग सारी, शाम के बज गए 7:30। अभी भी उजाला देख रहे हो पीछे, मॉल है वैसे ये सामने, और मैं ज़्यादा शूट इस वजह से नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, ठीक है, तो अभी भी 3% ही है, थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया है बाकी। चलो भाई, ये यहाँ का मॉल है, चलो इकलौता मॉल है माउंटेन में।
अच्छा जी, फिलहाल आ गए हैं भाई हम लोग टिम हॉर्टन्स पे एक कॉफ़ी लेने। और अब यहाँ पर आ गए ना टिम हॉर्टन्स, तो ऐसा हो गया भाई डेली हो रही है टिम हॉर्टन्स, एटलीस्ट 2 बार दिन में और शाम में अपना बढ़िया यहाँ पर निशान किया हुआ है अंदर। बाकी एक गुड न्यूज़ भी देनी है आप लोगों को। गुड न्यूज़ क्या है वो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, जस्ट अभी पता चली मेरे को। और अभी का प्लान ये है भाई, हम लोग जा रहे हैं शेडियाक। शेडियाक एक टाउन है, पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। लगभग 25 मिनट 20-25 कितने मिनट की ड्राइव है यहाँ से? आधे घंटे की, लगभग आधे घंटे की ड्राइव है यहाँ से शेडियाक की। और शेडियाक क्यों जा रहे हैं, क्या है वहाँ पर, वो वहीं पर चल के बताऊंगा। बट उससे पहले गुड न्यूज़ देता हूँ भाई आपको गाड़ी में बैठ के। ये जो साइड साइड में बने हुए यही वाले ना भाई, ये मतलब BHK के हिसाब से होंगे ना ये रूम सेट? कितने बेडरूम सेट है? कई सारी चीजें डिपेंड करती है वैसे। हाँ ये भी एक है। तो कोई एग्जांपल दे, कितने बेडरूम का बोल रहा है? 4 बेडरूम सेट भाई। 4 बेडरूम सेट आराम से होगा लगभग ये भाई, मान ले 2-2.5 करोड़। 2.5 करोड़ मतलब 3.5 के आसपास का, 3.5 लाख। हाँ नहीं उससे महंगी होगा। अच्छा, यही आसपास रेट है। अच्छा, बट फिर भी यार मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर बताया था ऊपर, मतलब मुझे लगा था कम का होगा। पर ये तो प्रॉपर वुडन हाउसेज ही तो है। अपने सीमेंटेड भी बनाते हैं पर बनाता नहीं कोई। अच्छा एनीवे वो सीमेंटेड बना भी ले, सीमेंटेड बस भारी तो बना सकते हैं, अंदर इंसुलेशन के लिए मतलब वैसे भी वुडन स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। हाँ लोग बाग इसीलिए वुडन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्सटीरियर वॉल जो होती हैं मतलब बेसिकली वो ये यार कि ठंड में गर्म रहे, ड्रेस लाए तो बाहर ये तो है। ये देखो भाई, जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो ये है भाई कि गाड़ी हम लोगों की पहुंच चुकी है कनाडा। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना इसका अपडेट, तो ये डिस्चार्ज लिखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे स्टेटस, तो ये है डिस्चार्ज। तो एक्चुअल में था क्या कि मेरे को ये वेबसाइट का लिंक और मेरा BOL नंबर होता है बिल ऑफ लेडिंग, जो कि आपको कैरियर जो लाइन है अपनी या फिर जहाँ से आपने शिपमेंट बुक की है वो लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे बिल ऑफ लेडिंग। और वो ले जाके आप लोगों को कस्टम ऑफिसर के हाथ में देनी है और फिर वहाँ पर जो बाकी के प्रोसीजर हैं वो सब कंप्लीट करके गाड़ी मिलती है। तो बिल ऑफ लेडिंग और इनवॉइस, उसके साथ साथ जो नोटिस था, एक नोटिस करके एक डॉक्यूमेंट होता है, ये सारी चीज़ें मुझे आ गई थी ऑलरेडी। और मुझे बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ एक लिंक आया था जिसमें मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरी शिपमेंट या फिर मेरी गाड़ी कहाँ पर है अभी। ठीक है, तो मैंने आज अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो उस पर आ रहा था कि अराइव्ड एट हैलिफैक्स ऑन 16 अप्रैल। ठीक है, मतलब कि कल। बट उस पर डिस्चार्ज का जो स्टेटस है वो शो नहीं हो रहा था। बट इन्होंने मेरे को जो मेल किया था उस पर साफ साफ लिखी हुई थी ये चीज़ कि जब तक उस पर डिस्चार्ज नहीं आ जाए तब तक आप नहीं क्लेम कर सकते हो। अब क्या आगे का प्रोसेस है, क्योंकि भाई UK बेस्ड कंपनी है, ज़्यादातर UK में ही कम काम करती है और मेरे को जितने भी नंबर मिले हैं UK के मिले हैं, यहाँ का 1-2 ही नंबर है। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो इस वजह से मैं उनको कॉल कर भी रहा था ना अभी देखने के लिए कि क्या मतलब प्रोसीजर क्या है, मुझे कैसे भी इसको आगे इनिशिएट करना है बेसिकली। तो उन लोगों के ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और वो कोई उठा नहीं रहा फ़ोन। तो वही है कि अब वो मंडे ही हो पाएगा काम। तो एक तो इतने गलत दिन ये चीज़ हो गई, रीज़न बीइंग कि मंडे से पहले काम हो नहीं सकता और कल और परसों फ़ोन उठाएंगे ना ही मुझे पता चलेगा। उसमें ऐसा कुछ भी है, ईमेल में लिखा हुआ था कि 24 आवर्स के पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आप ऐसे डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते हो। बट फिर भी कल हम लोग यहाँ से हैलिफैक्स निकल जाएंगे, क्योंकि हैलिफैक्स जाके फिर मैं वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं प्रोसीजर सारा कंप्लीट करना शुरू करूँगा। एटलीस्ट कोई तो बैठा होगा वहाँ पे जो बता पाएगा, और सो दैट उसके बाद फिर मैं अपना गाड़ी जाके क्लेम कर सकूँ, गाड़ी ले सकूँ अपनी और निकल सकूँ भाई आगे की ट्रिप पे। लो भाई, आ गई अपनी डेस्टिनेशन, वर्ल्ड की लॉबस्टर कैपिटल बोलते हैं शेडियाक को। ये देखो जरा, ये जो स्टैचू देख रहे हो ना सामने, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉबस्टर स्टैचू है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और ये भी ना, ये देखोगे ना यहाँ पर ये लोग कनाडा की ट्रिप पे निकले हुए समर्स की। बाकी एक चीज़ दिखा रहा था आपको, इसने अपनी गाड़ी में विंटर टायर्स लगाए हुए हैं। ये वाले अगर आप देखोगे ना, इसके थ्रेड्स जो हैं थोड़े डीप हैं और इस पर स्टर्ट्स के लिए छोटे छोटे ये देखो होल्स बने हुए हैं। तो इसके अंदर ना ये बोल रहा था स्टड्स लग जाते हैं और फिर विंटर में अगर आप समर्स में चलाओगे यहाँ पर तो उस पर चलान है। ठीक है, और यहाँ पर स्टड्स लगा के और फिर आप इसको चला सकते हो। विंटर टायर्स कुछ ऐसे होते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, अगर मैं कनाडा लास्ट मंथ लेके आया होता गाड़ी तो मुझे विंटर टायर्स इंस्टॉल करवाने पड़ते थार में। बट अब यहाँ पर समर्स आ गई हैं, ना बर्फ़ का कोई सीन नहीं है, इस वजह से मेरे को विंटर टायर्स नहीं लगवाने पड़े। बट ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या है यहाँ पर। और बाकी ये जो रंग बिरंगे घर दिख रहे हैं ना, ऐसे घर गूगल पर बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, देख रहे हो? उधर ब्लू कलर का है, ग्रीन पर्पल, उधर भी ब्लू, बड़े सुंदर सुंदर से हट्स हैं। पर ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि घर तो नहीं लग रहा, एकदम सी शोर के साइड में है। आगे स्टैचू के पास चलते हैं। और ये इन्होंने अभी इंस्टॉल किया 2026 का, क्योंकि ये लोग कह रहे थे आते रहते हैं यहाँ पर। आधे घंटे की ड्राइव है मुश्किल से। भाई सुंदर है यार, उधर भी पूरा का पूरा सी शोर है, देखो
उधर से पूरा वहाँ तक है और इधर भी ये सारे। ये लेक है क्या, ये टेरिटरी है? ये राइट में लेक है ना? पूरा एक ही है, ये अंडर ब्रिज जा रहा है। नहीं ले समुद्र है ना ये तो? नहीं समुद्र नहीं है, लेक है। अच्छा ये इतनी बड़ी लेक है पीछे तक? भाई साहब नहीं भाई लेक नहीं है ये, अभी मैंने गूगल पे देखा तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर, ये देखो ठीक है, इसको जूम इन करूँगा अभी मैं तो यही है, और ये है लेब्राडोर सी की छोटी सी टेरिटरी आप कह सकते हो, क्योंकि देख रहे हो ना जॉइन है, लेक नहीं है। इधर भी ये लेब्राडोर सी है और ये अपना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ये देखोगे ना अगर इस तरफ मैं डायरेक्शन करता हूँ ये तो ये अपना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके कनेक्ट होती है, और लेफ्ट में ये वाला लेब्राडोर सी है। बाकी मैंने अभी आपको बताया था कि लॉबस्टर कैपिटल है। लॉबस्टर कैपिटल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लॉबस्टर फिशिंग है ना वो इस टाउन में बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लॉबस्टर्स यहाँ पे पकड़े जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉबस्टर्स भेजे जाते हैं सबसे ज़्यादा फिशिंग यहीं पर होती है। और ये पूरा टाउन कह लो, सिटी कह लो, बहुत छोटा सा टाउन है शेडियाक, ठीक है। शेडियाक टाउन की जो इकोनॉमी है वो मेजरली डिपेंडेंट है अपना टूरिज्म पे और लॉबस्टर फिशिंग पे। मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप सोच सकते हो लॉबस्टर का एक फेस्टिवल होता है, लॉबस्टर फेस्टिवल समर्स में। अब समर स्टार्ट हो गई है, अब 2-3 महीना ये पूरा टाउन या फिर ये जो बीचेस सामने पीछे आप मेरे देख रहे हो ना, लेब्राडोर सी या फिर ये नॉर्थ अटलांटिक सी, यहाँ पर सारे के सारे टूरिस्ट भरे रहते हैं और ये लोग आते रहते हैं। तो ये बता रहे थे कि जगह नहीं मिलती यहाँ पे गाड़ी की पार्क करने की। चलते हैं भाई देखते हैं और कोई यहाँ पे पॉइंट है तो, वरना फिर ऐसे कोई सी शोर देखते हैं पीछे और सी शोर पे जाके कहीं बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी धूप भी है। सोचो मतलब अभी देख रहे हो कितनी तेज़ धूप निकल रखी है, ठंडी हवा चल रही है, बट अभी भी 6:30 बजा है सिर्फ। मतलब अभी सनसेट हो जाना चाहिए था लॉजिकली, बट अभी तक सनसेट नहीं हुआ। और बाकी यार यहाँ पर ना ये देखो, पहले मुझे लगा ये क्या बना रखा है, बट पता चला भाई ये डॉग्स के लिए बना रखा है कि डॉग्स यहाँ पर पॉटी कर सकते हैं और पॉटी यहाँ पर करें और उठा के लेके चले जाओ भाई, क्योंकि वहाँ पर लगा रखा है इन्होंने बोर्ड। सही है भाई। चलो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव। अभी तक मैंने कभी नहीं चलाई। एक बार थोड़ी सी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार बैठा तो था, बट बड़ा अजीब है भाई स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ बैठना लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे लिए अजीब है। आप लोगों को देख के नहीं समझ आ रहा होगा। 1 मिनट ले भाई। चलो भाई निकलते हैं, लेट्स गो। वैसे मतलब इतना भी ऑड नहीं है, बट ऑड सिर्फ एक चीज़ में लगता है कि आदत ही है ना कि हमेशा उस तरफ बैठ के चलाने की, तो ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी उधर उधर भाग रही है, मतलब उधर ज़्यादा साइड निकली हुई है गाड़ी की। बाकी उसके अलावा तो ठीक ही है। किधर साइड चलना है हमने? राइट। और प्लस में हमेशा मुझे राइट में रखनी है अब गाड़ी भाई, लेफ्ट साइड नहीं चलना है। बाकी फिलहाल हम लोगों ने लोकेशन लगाई है बीच की, यहाँ से सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव है, इसीलिए चला रहा हूँ भाई, क्योंकि हाईवे पे जाने से पहले मैंने कहा सिटी में थोड़ा बहुत एक बार चला लें। कभी एक्सपीरियंस नहीं था, बट ठीक है, ओके है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5-7 किलोमीटर में बहुत अच्छा हाथ सेट हो जाएगा। शेडियाक टाउन भाई पूरा मेरे को गाँव जैसा लग रहा है। कनाडा का टाउन है कि क्या है, मतलब सिटी है? ये टाउन है। अच्छा टाउन है। अभी फिलहाल बीच पे जा रहे हैं ना, तो रास्ता अगर आप देखोगे एकदम लेफ्ट और राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ खेत वगैरह है और सुनसान सा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दे। अच्छा पार्ले बीच जा रहे हैं हम? ओके। काफी फेमस बीच है, अभी तो बीट नहीं मिलेगी। अच्छा लेकिन गर्मियों के टाइम पे बाकी हाँ ये बता रहे कि भाई हेलीफैक्स से लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब हेलीफैक्स भी नो डाउट काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की भी। अगर एज अ टूरिस्ट स्पॉट में देखूँ तो काफ़ी लोग घूमने आते हैं हेलीफैक्स, मतलब बाकी सारे शहरों से भी, ठीक है। बट हेलीफैक्स के लोग यहाँ आ रहे हैं, और इसका रीज़न क्या है भाई? कुछ नहीं, एक बीच काफी बड़ी है और थोड़ी शांति है। अच्छा मतलब हेलीफैक्स में भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो गया है। और ये बीच एक्चुअली ओशन से कनेक्टेड है, तो इधर शिप अच्छा 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 हाँ 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 वो हाँ हाँ अपनी जो बाइक्स होती हैं वो हाँ चला हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ समझ गया। सामने यहीं पे पार्किंग थी भाई, ये खड़ी कर दी हमने गाड़ी, और यहाँ पर बच्चों की राइड्स भी हैं बहुत सारी, बट हम लोग जा रहे हैं सीधा आगे बीच पे। धूप निकलते ही यहाँ के लोगों में ऐसी एनर्जी आ जाती है भाई, सब लोग निकल जाते हैं बाहर। अरे मैडम पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एक सेंसर से लेके जब से वहाँ से शुरू करके और जब से वहाँ तक जा चुकी है। बाकी देख रहे हो लोगों को, ये देखो हर जगह भाई लोग बाहर निकले। ये देखो पिकनिक चल रही है यहाँ पे बढ़िया। बाकी आप यार यहाँ गाड़ियाँ देखोगे ना तो किसी भी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं है। ये देखो भाई किसी भी गाड़ी के आगे नहीं मिलेगी, जिसके मिलेगी वो अटलांटिक कंट्रीज़ में से नहीं होगी। अब अटलांटिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड और न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर। ये 4 कंट्रीज़ को मिला के बनती है भाई अटलांटिक कंट्रीज़। और इन कंट्रीज़ में आगे नंबर प्लेट लगाना
मैंडेटरी नहीं होता, मतलब अगर आप लगाओगे तो लगा सकते हो, बट लोग नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर इलीगल नहीं है। और यही रीज़न है भाई, यहाँ की गाड़ियाँ जब ओंटारियो या क्यूबेक या कहीं जाती है ना, तो कहीं कहीं वो लोग पूछते हैं, मतलब अब तो भाई ऑब्वियस हो गया कि एक ही कंट्री है पूरी कनाडा, अलग अलग प्रोविंस है, तो ऑब्वियसली गाड़ियाँ इंटर प्रोविंस ट्रैवल करेंगी। बट सबसे ज़्यादा इशूज़ जो आते हैं, जो मैंने इन लोगों से सुना है, वो क्यूबेक में आते हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो क्यूबेक जाके ही बताऊंगा भाई, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दूंगा। तो क्यूबेक का थोड़ा सा वहाँ के जो लोग हैं ना, बेसिकली वहाँ का जो रेजिडेंट्स हैं या फिर जो वहाँ पर रह रहे हैं बहुत टाइम से, वो फ्रेंच है, और वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, आप फ्रेंच बोलो, आप फ्रेंच सीखो, चाहे आप टूरिस्ट हो, चाहे जो, आप कितना मर्जी समझा लो, अब वो परेशान करने के लिए है जो भी है, क्योंकि इन लोगों के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग होंगे क्यूबेक में जो बोलेंगे भाई ऐसा नहीं है, तो मैं जब जाऊँगा तब मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा, बट अभी के लिए समझ लो कि इशूज़ होने वाले हैं क्यूबेक में। अब वो देख के पता चलेगा क्या इशूज़ होंगे, क्या है। निकलते हैं भाई यहाँ से। अभी फ़िलहाल आदिश भाई के घर पे आ रखे हैं हम लोग, और मैंने अभी इससे पूछा निशान से, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन लाइन में ही काम है। तो भाई पहले देख कैसा लग रहा है, ये वुडन है, बट ऐसा नहीं है, देखो प्लास्टिक का पैनल है पूरे घर पे, प्लास्टिक के पैनल की, मतलब इसका कोई टर्म यूज़ की थी उसने। और अंदर जो है ना ऐसे ये शीट्स हैं, और इसके अंदर देखोगे तो ये देखो ये लकड़ी है, अंदर पूरा ढांचा लकड़ी से बना रखा है। सारे लगभग घर ऐसे हैं, और भाई हर घर के सामने ट्रेलर या फिर यॉट मिल जाएगी, यॉट तो नहीं, छोटी छोटी जो ये जेट स्कीइंग होती है इस टाइप की, देखो बगल वाले घर में भी है, सामने वहाँ पर इतना बड़ा ट्रेलर, और लाइन से हर घर में कुछ ना कुछ है। चलो जी, ये है भाई माउंटेन का डाउनटाउन। आज भीड़ देख सकते हो क्योंकि वीकेंड है भाई साहब, सब लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते सब काम करते हैं भाई, फ्राइडे नाइट ही सब लोग बाहर निकलते हैं। बाकी अभी तक हम लोग घर पे अपना बढ़िया PS4 पे जा रहे थे, टेकन वगैरह खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अभी ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं विजिट करने का, हम लोग जा रहे हैं भाई पूल खेलने, पूल खेलेंगे थोड़ा चिल फन करके, फिर वापस निकल जाएंगे भाई घर। गेम हो गई है ओवर, रात के बज गए 1, लगभग 2 घंटे खेले हम। निकलते हैं भाई यहाँ से। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से घर। बाकी कल हम लोगों को निकलना है यहाँ से हैलिफैक्स अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, ठीक है, और बाकी प्रोसीजर वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो अगले ब्लॉग में पता चलेगी आप लोगों को। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।